कैसा रहा फिर अभी स्विंग ट्रेडिंग कैसा चल रहा है आप लोगों का? वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। सभी पे बात करेंगे। बिल्कुल मानसी मैम, स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी सारी वीडियोस रखी है, आप पुरानी वाली वीडियोस बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग बहुत आसान है। एआई वर्जन से तो वैसे ही सब कुछ आसान हो चुका है। बीएससी में आज कुछ अलग हुआ है, चलिए हरीश सर, अगर अलग हुआ है तो उसको जानना बेहद जरूरी है। बीएससी चेक कर लेते हैं, आ जाते हैं स्क्रीन पर। बीएससी आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। डेटा अभी आया नहीं है ना बीएससी का? 12:42 सेम टाइमिंग। बीएससी में क्या अलग हुआ है? टॉप विल बी 2800 इंट्राडे, बॉटम विल बी 2700 इंट्राडे। ओआई की बात करें तो हाईएस्ट ओआई तो बहुत बहुत दूर है, 2500 पे। कंप्लीट ओआई शिफ्ट हो चुका है 2800 पे, एंड नाउ 2900 इसमें ज्यादा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। 2500 से ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, 2500 से ही चलता हुआ आ रहा होगा। बताइए हरीश सर, क्या नया हुआ है? कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हम 9:15 का कैंडल कंसीडर कर सकते हैं, कभी कभी हम 9:15 का कैंडल को अवॉइड कर सकते हैं। कभी कभी हम 9:15 के कैंडल, मैंने आपको कल बताया था ना, कब 9:15 की कैंडल को कंसीडर करना है, कब 9:15 की कैंडल को अवॉइड करना है। सपोज डेट अगर 9:15 की कैंडल हिट किया है, आपको ट्रेड मिल रहा है C1 या C2 पे, और आपको सिनेरियो दिखाई दे रहा है बुलिश और बुल रन, तो ये तो हमारे लिए एक परफेक्ट ट्रेड हुआ। बिकॉज ये हमारे डायरेक्शन में है तो हम ट्रेड कर लेंगे, 9:15 की कैंडल को अवॉइड कर देंगे। लेकिन 9:15 की कैंडल हिट कर दिया है, फिर हमको C1 और C2 पर मिल रहा है, लेकिन उसमें हमको बियरिश प्रेशर दिखाई दे रहा है या फिर ब्लड बाथ दिखाई दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको अवॉइड कर सकते हैं सर। आया समझ? हरेश सर, आया आपको समझ? तो ये जस्ट एक एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए है। चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि आपने मेरी बात ही नहीं सुनी सर। मैंने कहा अगर C1 और C2 पे है और COA 1.0 का डायरेक्शन आपको बुलिश या बुल रन में दिखाई दे रहा है, यानी कि मार्केट का डायरेक्शन और आपकी लेवल की खरीदारी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो 9:15 की कैंडल अगर हिट किया है तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर COA 1.0 का डायरेक्शन और आपका एंट्री लेवल का डायरेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हो, तो आप 9:15 की कैंडल को कंसीडर भी कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि कब किस टाइम पे आपको कैंडल को कंसीडर करना है, कब किस टाइम पे उसको अवॉइड करना है। जनरली हम उसको अवॉइड कर देते हैं, लेकिन कभी कभी कंसीडर भी कर सकते हैं।
थी। अभी आवाज आएगी, मैं कॉल पे थी इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। तो बात अभी आपको, हरेश सर, अभी आपको समझ में आई? अभी आई समझ में? 9:15 की कैंडल टच हो जाए, उसका टारगेट ना मिले, फिर दोबारा बाय वैल्यू पे आए, तो क्या किया जा सकता है? इसके लिए आपको मेरी जो मैं बोलती हूँ, या विनय सर जो बोलते हैं, या जो भी ट्रेनर बोलते हैं, उनको आपको ध्यान से सुनना होता है। हमने कहा है 9:15 की कैंडल हो, 10 बजे की कैंडल हो, 11 बजे की कैंडल हो, जिस टाइम भी आपको एंट्री मिल रहा हो, उसके पहले अगर वो प्राइस को हिट किया है, तो आपके उस हिटिंग प्राइस से दो क्वेश्चंस होने चाहिए। क्या उसने टारगेट दिया है हिट करने के बाद? क्या उसने स्टॉप लॉस दिया है? अगर आपका जवाब ना में आता है कि ना उसने टारगेट दिया है, ना उसने स्टॉप लॉस दिया है, और अगर फिर से हिटिंग पे आ रहा है, तो हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर आपका जवाब हाँ में आता है कि हाँ उसने टारगेट या स्टॉप लॉस दोनों में से एक कोई दे दिया है, चाहे वो 9:15 की कैंडल हो, चाहे वो 10 बजे की कैंडल हो, अगर हिट करके टारगेट या स्टॉप लॉस दे दिया है, तो अगेन हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये रूल्स अगर आप नोट डाउन करेंगे, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है? हो चुका क्लियर अभी? चलिए स्टॉक्स को देख लेते हैं। स्टॉक को देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इन्हीं स्टॉक में हम पोजिशनली भी समझने की कोशिश करेंगे। अब पोजिशनली जिनको नहीं मालूम है, वो लोग अपने कॉपी पेन ले लीजिए, रूल्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आप फिर नोट डाउन नहीं करते हैं, फिर खुद ही खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। चलिए, टाइटन आपको दिखाई दे रहा है, टाइटन का प्राइस कितना दिखाई दे रहा है? 3500। अगर हम इसका पोजिशनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करें, तो बताइए कमेंट बॉक्स में, पोजिशनली सपोर्ट क्या होगा, पोजिशनली रेजिस्टेंस क्या होगा, बताइए। Positionally support will be 3500, positional resistance will be 3600, यानी कि टाइटन में हमको 100 पॉइंट्स की रेंज दिखाई दे रही है 3500 से 3600 तक। एंट्री विल बी 3471, लेकिन क्या इसकी वीकनेस है? जी हाँ, इसकी वीकनेस हमको दिखाई दे रही है 3400 पे, जो कि 75% है। तो अभी फिलहाल ये परसेंटेज अभी अभी शुरुआत हुई है, इसलिए हम डरने वाली बात नहीं है। अगर हम 3470 से एंट्री करेंगे, तो 3450 आर स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट हमारा क्या होगा? टारगेट हमारा हो जाएगा 3600। चलिए, ये तो हुआ हमारा नियर स्ट्राइक प्राइस, जो हमको मोटी मोटी रेंज दिखाई दे रही है। एक बारी हम ऑल स्ट्राइक प्राइस पे कर चेक कर लेते हैं कि फिलहाल और क्या चेंजेस हुआ है। ऑल स्ट्राइक प्राइस पे करने के बाद कोई मेजर चेंजेस? सपोर्ट में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है, सपोर्ट एज इट इज ऐसा कैसा ही है। रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस? बिल्कुल, रेजिस्टेंस दूर कहीं खड़ा है 4000 पे, लेकिन हाईएस्ट तो अभी भी 3600 पे है। यानी कि फिलहाल अभी हमको इतनी ही रेंज दिखाई दे रही है। 3300 की आप बात कर रहे हैं, तो 3300 पे कितना परसेंटेज है? 67% है। बहुत दूर है अभी तो, अभी वो परसेंटेज बहुत दूर है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमको यही रेंज दिखाई दे रही है। चलिए एक बार ये टाइटन को हम चार्ट पे देख लेते हैं। 3500 से 3600 की रेंज दिखाई दे रही है। 3500 फिसलता है तो 3400 रुपीज तक जा सकता है। और कुछ नया होता हुआ दिखाई दे रहा है? फिलहाल नहीं, फिलहाल इतना ही हमें दिखाई दे रहा है। चलिए एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। बिल्कुल हम बात करेंगे, हम आपके लेवल पे भी बात करेंगे सर, डोंट वरी। जेएसडब्ल्यू स्टील पे भी हम बात करेंगे। चलिए, ये देखिए टॉप कहां से चलता हुआ आ रहा है। अगर हम ये बात करें तो ऑलरेडी 27 मई के आसपास से टॉप से बॉटम की तरफ चलता हुआ आ रहा है। टॉप इसने लगाया है 3600 का, एंड वहीं से ट्रेवल करता करता 3500 रुपीज के आसपास आ रहा है। और यही वाली वैल्यूज जो है हमारी एंट्री वैल्यूज है। ठीक है, यही वाली वैल्यूज हमारी एंट्री वैल्यूज है। मार्केट पूरा टाइम कंसोलिडेट है। यहाँ पे देखिए ये 1 डे की कैंडल है, सो काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। सिंपली अगर आपको ट्रेड करना है, तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस नीचे की तरफ लगाएंगे और पोजीशंस में बने रहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर फिसलता है तो 3400 रुपीज तक जाने के चांसेस रखेगा, इसलिए स्ट्रिक्ट होकर हमको ट्रेड करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील। ये लीजिए जेएसडब्ल्यू स्टील, कुछ नया?
जहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील में अगर हम देखेंगे, डेटा आ जाने देते हैं, डेटा आ चुका है। जेएसडब्ल्यू स्टील का मैक्सिमम बॉटम कितना दिखाई दे रहा है? मैक्सिमम बॉटम विल बी 950 एंड फर्दर हमको 98% सबसे ज्यादा राइटिंग्स हुई है 840 पे। एंड ये स्टॉक बेसिकली 980 रुपीज से ट्रेवल करता हुआ आ रहा है बिकॉज ऑफ लास्ट मंथ इसका जो टॉप था वो 980 रुपीज के आसपास स्टॉक था। टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट होता हुआ चला जा रहा है। टॉप और बॉटम में बहुत दूरी है। नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस भी अगर हम चेक करें तो 1020, बॉटम 980, लेकिन फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है 940 पे एंड फर्दर हमको और भी नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक जब 940 रुपीज तक आ जाएगा तब उसमें हलचल देखेंगे किस डायरेक्शन में हो रही है, उस डायरेक्शन में हमको ट्रेड करना है। दूसरी चीज, अगर इतनी सारी कंफ्यूजिंग आपको दिखाई दे तो आप ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड कर सकते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसे स्टॉक में ट्रेड किया जाए, ठीक है? क्लियर? चलिए, इसी के साथ मैं एक दो लोगों से बात भी करना चाहूंगी ताकि उन लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं कि क्या हम बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लोअर हैंड कर देती हूँ सभी के। अब यहाँ पे जो जो लोग अवेलेबल हैं जिनके डाउट्स हैं वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं, तो मैं बात कर लेती हूँ। कमलेश मीना सर हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी सर। कमलेश सर, नहीं आवाज आ रही है, चलिए छोड़िए। तब तक हम स्टॉक देख लेते हैं। एस्ट्रल में कुछ अच्छी ओआई मुझे दिखाई नहीं देती है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं चेक कर लेती हूँ। ये लीजिए एस्ट्रल, बताएं सर। मैम आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बताइए। जी मैम, हमने आज ये रिलायंस का लिया है P1 से। ठीक है। लेकिन इसमें टारगेट ना स्टॉप लॉस अभी कुछ नहीं आया है। तो कितना टाइम हो चुका है क्या ट्रेड में? इसको लिया था हमने मैम 10 बजे के लगभग। अब हो चुका है एक। हाँ, इसमें टारगेट स्टॉप लॉस नहीं आया मैम। टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं आया है। P1 से हाँ, कुछ ट्रेड एग्जिट। है, पर ये तो मल्टीपल हीटिंग्स हो चुकी है सर। 10 बजे के आसपास, इसको यानी कि आप यहाँ कहीं ट्रेड लिए होंगे, राइट? जी और ये ऑलरेडी यहाँ से मल्टीपल हीटिंग्स कर चुका है। चलिए, मैक्स गेन विल बी 1414, जो कि अभी तक गया ही नहीं है। ठीक है, आपने एंट्री बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई बुराई नहीं है वैसे तो। अभी स्टॉप लॉस आने में था, 20 पॉइंट से रह गया, फिर वापस नीचे आ गया था। तो मैं क्या साथ में बच्चे भी हैं, जो मैं गया था गुरुकुल में गया था, गुड़िया थी कोमल साथ में। हाँ हाँ। मैंने आपसे बात भी करवाई थी। हम्म। तो गुड़िया गुड़िया भी देख रही है। मैं चलो इनको बताते हैं, आज स्टॉप लॉस आता है, टारगेट जो भी आता है, लेकिन इनके सामने ही लेके दिखा रहा हूँ मैं इनको। अच्छा, बढ़िया है सर। वैसे अभी ये साथ में बैठ। रिलायंस वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स फॉर पोजिशनल्स। पोजिशनल ऑलरेडी एंट्री दे चुका है हम लोगों को। रेंज मिला था कुछ 1400 से 1500 रुपीज तक। फिलहाल ट्रेड रनिंग में है, राइट? जो लोग पोजिशनली किए हैं, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। वेट करिए कमलेश सर, या तो टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस, एंड पोजीशंस कट कर दीजिएगा, कोई बुराई नहीं है। जी मैम। ठीक है। जी। तो एस्ट्रल मैंने देख लिया है। एस्ट्रल में कुछ खास है नहीं, बिकॉज उसमें वॉल्यूम और ओआई के नाम पे ना के बराबर डेटा है और स्टॉक काफी बड़ा है, इसलिए हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। रिलायंस जैसा अच्छा स्टॉक है, इस पे नजर ना के आप रख सकते हैं। उसका भला होगा तो आपका भी भला होगा। एक्सिस बैंक हमने ऑलरेडी कल देखा था सर। एक्सिस बैंक अच्छा है। बॉटम, मैक्सिमम बॉटम हमको 1176 रुपीज के आसपास दिखाई दे रहा था। ओआई जो है नीचे की तरफ शिफ्ट होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ड्यू टू वॉल्यूम प्रेशराइज स्टॉक्स एक डाइवर्जन नीचे की तरफ गिर चुका है। यह हमको वॉल्यूम के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम समझें
क्या कि अगर कहीं ओआई जा रहा है तो फिलहाल अभी ओआई ऐसा कुछ डरा हमको नहीं रहा है, अभी भी ओआई डीप इन द मनी में खड़ा है। एंड ऑल्सो प्राइस एक्सिस बैंक जो है ये यही कंसोलिडेट कर रहा है। दिखा देती हूँ मैं आपको एक्सिस बैंक कि वो 76 के प्राइस के आसपास ही, यानी कि ऑलमोस्ट अभी आपके एंट्री के आसपास चल रहा है और मार्केट वही चल रहा है। ये देखिए डे कैंडल पे यही आपका बॉटम है और मार्केट यही यही चल रहा है अभी। ठीक है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहा है। फिलहाल वो आई नीचे शिफ्ट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। और 1140 पे कितनी ओ आई आ रही है देख लीजिए आप खुद ही। 1140 पे ओ आई 12% के आसपास है। जतीन सर कौन सी तरफ की ओआई की बात कर रहे हैं? हाँ, 1150 पे ओआई दिखाई दे रही है, लेकिन वो भी 42% के आसपास है। इट्स 1040। ओके, वो बहुत दूर है, वो बहुत दूर है। 1040 पे भी 59% है। अभी आप समझिए ना, ये एक तो 59% बहुत दूर हो गई। अगर हम इसी वैल्यू को डेल्टा की वैल्यू से कंपैरिजन करें तो जरा बताइए कितनी होगी, एक्चुअल ओआई कितनी होगी, एक्चुअल वर्थ वो कितनी रखता है? 59%, 60% है ना। तो अभी तो हम वेट करेंगे, और ये डीप इन द मनी में है, सॉरी डीप है ना, डीप आउट ऑफ द मनी में है। थोड़ा सा वेट करेंगे हम, डीप आउट ऑफ द मनी में है तो वो अभी हमको डरा नहीं सकता। कब तक नहीं डराएगा? एक्सिस बैंक देखिए, ये एक ऐसे स्टॉक्स है ना जिनकी रेंज चलना एक फिक्स होता है, मैक्सिमम चलना है 4%, 5%, 10%। अब मुझे बताइए 1100 रुपए का स्टॉक है, 1000 रुपए का स्टॉक है, 10% चल रहा है, कितना चलेगा? 100 पॉइंट। इन स्टॉक्स की मैक्सिमम रेंज हमको इतनी ही दिखाई दे रही है। अब अगर ये यहाँ से फिसलता है तो हम क्या है, स्टॉक का स्टॉप लॉस लगाएंगे और बने रहेंगे सर। ठीक है, कोई बुराई नहीं है हरीश सर, बिल्कुल कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है, शॉर्ट है, कंफ्यूजिंग नहीं है, कर सकते हैं। जिस भी रूल पे आप काम कर रहे हैं उस रूल्स पे प्रॉपर बने रह के ट्रेड करिए। डिक्सॉन में भी मुझे कुछ खास ओआई दिखाई नहीं देता है, बड़ा स्टॉक है आप कह रहे हैं, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। डिक्सॉन को देख लेते हैं। काफी बड़ा स्टॉक है डिक्सॉन। एंट्री किए भी होंगे तो 14,000 से 15,000 तक फिलहाल अभी हमको रेंज दिखाई दे रही है, लेकिन काफी बड़ा स्टॉक है यश सर। ऐसे स्टॉक में ना आप कैश में लेने जाएंगे, ना आप फ्यूचर में लेने जाएंगे, पोजिशनली जाएंगे, ऑप्शंस में लेंगे और ट्रैप हो जाएंगे। मतलब नहीं है इतने बड़े स्टॉक्स में ट्रेड करने से। ठीक है, कहाँ से लिए हैं? इतना ऊपर से क्यों लिए हैं? बॉटम तो 14,000 है ना सर, बॉटम तो 14,000 है, तो आप वहां से इतना टॉप से क्यों खरीदे हैं? रीजन बताइए पहले तो कि क्यों खरीदे हैं। आपकी बात सही है, 16,000 रुपीज का टॉप है, तो उतना उसको जाना ही है। लेकिन आप मुझे रीजन बताइए कि 15,000 रुपीज पे खरीदने का क्या सेंस है, जब टॉप आपको 16,000 रुपए का दिखाई दे रहा है, बॉटम आपको 14,000 रुपए में दिखाई दे रहा है। तो खरीदेंगे तो 14,000 रुपए के आसपास, बेचेंगे तो 16,000 रुपए के आसपास, तो 15,000 रुपए में खरीदने का क्या सेंस है वो पहले आप मुझे बताइए। या तो फिर वही हो गया, चलती हुई ट्रेन में आप चढ़ गए सर। गलत है ना, आपको प्रॉपर टाइम का वेट करना पड़ेगा सर, एंट्री का वेट करना पड़ेगा सर। ऐसे करेंगे तो हमेशा ट्रैप होंगे सर। और यही कारण है कि 80% लोग मार्केट में लॉस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वेट करना नहीं है। प्रॉपर वैल्यूज का वेट करिए ना, जब आप इतना लर्निंग किए हैं, सीखे हैं, और वही सारा सीखना साइड में कर दे रहे हैं और एंट्री कहीं से भी भलता कर दे रहे हैं, तो ट्रैप तो होंगे ही ना सर।
कोई बात नहीं, बड़ा स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, आप क्या करेंगे? ब्लॉक रहेगा पैसा। अगर आपको पोजिशनली जाना है तो पहले आपको मंथली रेंज प्रोडिक्ट करने की जरूरत पड़ेगी सर। मंथली रेंज अभी फिलहाल इस पर डेटा 14,000 से 16,000 रुपीज तक, बीच में 15,000 रुपीज पर रुकता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो 14,000 विल बी योर बॉटम, 16,000 विल बी योर टॉप। तो टॉप और बॉटम का वेट करेंगे, मिलेगा तो एंट्री करेंगे, नहीं मिलेगा तो स्टिल वेट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, रिलायंस में जो बॉटम है, जो रिवर्सल वैल्यू है, रेस्पेक्ट रिवर्सल वैल्यू मिलता है तो ट्रेड करेंगे, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। एग्जैक्ट वेट करिए वैल्यूज का, जब वैल्यूज पे आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं आएगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल है। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसा दिखाई दे रहा है एआई एलटीपी वर्जन में उस तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर दीजिए। मार्केट में ट्रैप नहीं होंगे। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। कभी कभी ना एंट्री करना भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है आपका। समझ रहे हैं, कभी कभी ना ट्रेड करना भी आपका एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है। सो जरूरी नहीं है कि आपको हर बारी ट्रेड मिले, हर बारी ट्रेड में आप पैसा बनाएं। कभी कभी रिजेक्ट करना स्टॉक्स का, वो भी आपका पैसा बचाकर जाता है। सो प्रॉपर वैल्यूज का वेट करिए, उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करिए, ठीक है। बिल्कुल कार्तिक दास सर, आपका देख लेते हैं सन फार्मा। चलिए आप बताएंगे सन फार्मा की रेंज आपको क्या दिखाई देगी। ओपन कर लेते हैं सन फार्मा। सिप्ला भी काफी टाइम से एक ही रेंज में फंसा है। उस रेंज पे ध्यान रखेंगे, नजर बना के रखेंगे। स्टॉक्स पे एक्सिस बैंक है नजर बनाने के लिए, एसबीआई है नजर बनाने के लिए, ये अच्छे स्टॉक्स हैं। डॉक्टर रेडी है नजर बनाने के लिए। ऐसे स्टॉक्स में नजर बनाकर रख सकते हैं। रिलायंस है, रिलायंस में एंट्री नहीं मिली है, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन वो ऑलरेडी 1400 रुपीज के रिवर्सल से रिवर्स हो चुका है। यानी कि अगर देखा जाए तो आपका जो रिवर्सल है वो EOS+1 से मार्केट रिवर्स हुआ है और आप एग्जैक्ट EOS का वेट कर रहे थे। समझिए उस चीज को। चलिए सन फार्मा का बताइए कार्तिक सर, सन फार्मा क्या दिख रहा है? टॉप 1,700 रुपया दिखाई दे रहा है, बॉटम कितना दिखाई दे रहा है? बॉटम हमको 1,600 रुपया दिखाई दे रहा है। 1,600 से 1,700 रुपीज की हमको रेंज दिखाई दे रही है फिलहाल, उससे ज्यादा रेंज अभी है नहीं। कहाँ से कहाँ चलता हुआ आया है? 1,600 से 1,660 रुपए तक चलता हुआ आया होगा, अब 1,700 रुपए जाने की तैयारी कर रहा है सर सन फार्मा। बॉटम तक क्या सही है, ऑलरेडी टॉप से बॉटम की तरफ चलता हुआ आ रहा है। 1,700 से नीचे की तरफ चलता हुआ आ रहा है। ध्यान से समझिए, यहाँ रुकने का रीजन है बिकॉज 1,660 रुपए पे आपको एक ओआई बनती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए स्टॉक जो है वो 1,700 से 1,600 रुपीज तक चलता हुआ अभी हमको फिलहाल दिखाई दे रहा है। 1,660 रुपीज रुकने का रीजन है कि मार्केट में वहां पे आपको सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज की ओआई दिखाई दे रही है। अब ट्रेड कहाँ से करना है? ट्रेड आपका या तो 1,600 रुपए से बनेगा या फिर 1,700 रुपए से बनेगा। तो ऑलरेडी जिसने टॉप पकड़ा होगा वेल एंड गुड, नहीं पकड़ा होगा तो वेट फॉर बॉटम, सिंपल है, ठीक है। क्लियर है? चलिए और देख लेते हैं। हाँ एक स्टॉक, ठीक है टाटा पावर देख लेते हैं। बीडीएल चेक कर ले रहे हैं सर।
एसबीआई तो मैंने बोला ही है सर। अब ये चीज मैं आपको बताऊंगी तो क्या मतलब है, मैं सिर्फ आपको स्टॉक्स के नाम बता दे रही हूँ जिन स्टॉक्स पे आपको नजर बनाने की जरूरत है। उन स्टॉक्स में नजर बना के रखेंगे तो अच्छा आप बना सकते हैं। टाटा पावर एज यूजुअल जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अभी भी सेम सिमिलर चीज ही दिखाई दे रही है। टॉप एंड बॉटम दोनों एक ही वैल्यू पे है। मार्केट ने मल्टीपल हिटिंग्स ऑलरेडी यही यही वैल्यूज के आसपास घूम रहा है। नीचे मैक्सिमम कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज यहाँ कहाँ तक ज्यादा दिखाई दे रहा है, 410 रुपीज के आसपास। इतनी ही बड़ी रेंज है। वेट करना है बॉटम एंड टॉप का, एंड उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है। ठीक है, कल की क्लास यूट्यूब पे नहीं आई है तो आ जाएगी, वो अभी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये अच्छे स्टॉक्स है, प्रॉपर नजर बना के रखिए, मजा आएगा ट्रेड करने में। स्टॉक पोजिशनल्स में अच्छे रिटर्न्स आप बना सकते हैं, रिस्क कम है। बीडीएल देख लेते हैं। बीडीएल वाले सर बहुत परेशान हो रहे हैं, स्टॉक में ऐसा क्या हुआ है। 2000 से 2100 रुपए की रेंज फिलहाल अभी हमको दिखाई दे रही है, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम, वॉल्यूम ठीक ठीक है लेकिन ओआई बहुत कम है सर, क्योंकि इसमें सिर्फ कैश में ट्रेडिंग हो रहा है। फ्यूचर और ऑप्शन में, ऑप्शंस में तो बिल्कुल ना के बराबर ट्रेडिंग हो रहा है। यहाँ देखिए प्राइस गिर चुका है, 1946 रुपीज आ चुका है, लेकिन खरीदारी आप देखिए 302 ट्रांजेक्शन हुए हैं। यहाँ पे तो 84 ट्रांजेक्शन हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान वाला तो 1850 रुपीज में देखिए कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, ना ओआई का है ना वॉल्यूम का है। तो ऐसे स्टॉक पे हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं बताइए। ऐसे स्टॉक्स में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये रिस्की, ये हाईली हाईली रिस्की ट्रेड्स कहलाते हैं सर। ठीक है, तो सोच समझ के ट्रेड करिए ऐसे स्टॉक्स में। कैश में लिया है तो ठीक है, ऑलरेडी आप 3 बार ट्रेड कर चुके हैं तो रिस्की तो है ही सर। फिर मिलेगा तो फिर ट्रेड किया जाएगा, लेकिन फिलहाल रिस्की तो है ही। ठीक है, और बताइए स्टॉक्स जिन पे हम नजर बना के रख सकते हैं। आरबीएनएल देख लीजिए। एक्सिस बैंक रोहित शर्मा सर ऑलरेडी बात हो चुकी है। आरबीएनएल में क्या करेंगे बताएं आप। टॉप के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है, टॉप से बॉटम की तरफ, टॉप से बॉटम की तरफ चलता हुआ आ रहा है। ऑलरेडी रिलायंस से बात कर चुके हैं दीपक सर। बढ़िया है, बेहतरीन स्टॉक्स हमको ये वीक में मिल रहे हैं। पेनी नजर बना के रखिए, जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं स्टॉक्स में से कोई एक अच्छा स्टॉक्स आपको मिल जाएगा। प्रॉपर अगर फोकस करके नजर बना के रखेंगे तो बिल्कुल आपको स्टॉक्स में रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए रूल्स पे आपको एक बार फिर बता देती हूँ। रूल्स में आपको फिर बता देती हूँ, अगर आप खरीदारी कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। ओआई टू ओआई के रूल समझ लीजिए। पहली चीज, अगर आपको पोजिशनली ट्रेड करना है तो ओआई का स्टेटस हमारे लिए ज्यादा मैटर करता है। हम ओआई के अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, पहला। ठीक है, दूसरा, जिस दिन हम एंट्री करते हैं उस दिन हमको वॉल्यूम का स्टेटस भी देख लेना होता है। बिल्कुल गणेश सर व्हाइट बोर्ड पे भी समझा देते हैं, पेन नहीं मिल रहा है। प्लान भी है। ये लीजिए व्हाइट बोर्ड। हाँ, बहुत। चलिए, सबसे पहला अगर आपको पोजिशनली जाना है तो ओआई का स्टेटस चेक करना पड़ेगा। ओआई के अकॉर्डिंग ही आपको क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है। ओआई के अकॉर्डिंग ही आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है, ये रूल नंबर फर्स्ट है आपका। सेकेंड रूल, जिस दिन आपको एंट्री मिलेगी उस दिन आपको वॉल्यूम का स्टेटस चेक कर लेना है। रोज वॉल्यूम का स्टेटस देखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपको एंट्री मिलेगी उस दिन आपको वॉल्यूम का स्टेटस चेक कर लेना है। रूल नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए रूल नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट।
ये तो हुआ एंट्री करते टाइम हमको चीजें देखनी है। अब हमको और क्या देखना है, अगर आप बाई कर रहे हैं, रूल नंबर 3, यस अभी हम बात कर रहे हैं ओआई की, रूल नंबर 3, अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो सपोर्ट की ओआई, तो सपोर्ट की ओआई कैसी होनी चाहिए, सपोर्ट की ओआई WTT है और स्ट्रॉन्ग है तो चलेगा, WTT है और स्ट्रॉन्ग है तो चलेगा, लेकिन वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे दो चीज हैं, यहाँ पे दो चीज है, एक क्या होता है, एक होता है नेचुरली दिखाई देना सिर्फ, एक होता है एक्चुअल में होना। तो हमारे काम का है एक्चुअल में होना, एक्चुअल में जानने के लिए हमको हमेशा हिस्टोरिकल देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या हुआ है। आ गया समझ, एक्चुअल में उसका स्टेटस क्या है। जब पता करेंगे कि एक्चुअल का स्टेटस WTT है तो हम बिल्कुल खरीदारी करेंगे, जब पता चलेगा एक्चुअल में स्टेटस स्ट्रॉन्ग है तो हम बिल्कुल खरीदारी करेंगे। लेकिन जब हमने एक्चुअल में एनालिसिस किया और पता चला कि स्टेटस तो है WTT लेकिन एक्चुअल में वो WTB है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। आ गया समझ, ये आपको बाइंग करते टाइम सपोर्ट साइड के स्टेटस को चेक करना है। आ गया समझ, आ गया समझ, सभी लोगों को आ गया समझ। सिमिलर अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो और क्या क्या चीजें आपको देखनी है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। खरीदारी कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस का स्टेटस भी होगा, खरीदारी कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस, ये कैसे पता चलेगा कि सर ये आपको ऑप्शन चेन पे पता चलेगा, या आपको ऑप्शन चेन पे पता चलेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस का स्टेटस भी चेक करना है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा तो चल जाएगा, वीक टुवर्ड्स टॉप होगा तो भी चल जाएगा खरीदारी करते टाइम, स्ट्रॉन्ग होगा तो भी चल जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, क्या, अगर वो वीक टुवर्ड्स बॉटम वहां तक हो जहां पे आपकी एंट्री बन रही हो, वहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जहां पे आपकी एंट्री बन रही हो, तो ये ट्रेड नहीं करेंगे, ये एक एक्सेप्शनल केस हुआ, ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल केस हुआ कि क्या, अगर रेजिस्टेंस WTB है तो चल जाता है, लेकिन वहां तक WTB नहीं होना चाहिए जहां पे आपकी एंट्री हो रही हो। आपको समझा देती हूँ, ये देख लीजिए, यहाँ पे आपकी एंट्री यहां से बनेगी, ये यहाँ पे है, ये देखिए कहाँ तक WTB कर रहा है, जहां पे आपकी एंट्री बन रही है, तो ये वही एक्सेप्शनल केस है, यानी कि इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। आ गया, खरीदारी करने वाला ट्रेड हम नहीं करेंगे, यही वो एक्सेप्शनल केस है। अगर यही वीकनेस क्या होती, ये आपका बॉटम होता, ये आपका टॉप होता और ये येलो कलर यहाँ कहीं बन रहा होता, तो ये बॉटम हमको मिलता तो हम बिल्कुल ट्रेड करते। आ गया समझ, आ गया समझ। अंकित सर आपको समझ में आया कि कहाँ पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? आ गया एक्सेप्शनल केस समझ में, ये हुआ हमारा बाइंग के लिए, ठीक है। अब समझ लेते हैं सेलिंग के लिए, सेल करना है तो क्या होना चाहिए, सेलिंग करने के लिए हमको हमेशा रेजिस्टेंस साइड का स्टेटस देखना पड़ेगा। सेल करने के लिए हमको रेजिस्टेंस साइड का स्टेटस देखना पड़ता है। क्या क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस, पहले तो हम ओआई देखेंगे, ओआई कैसी होनी चाहिए, अगर ओआई स्ट्रॉन्ग होगी तो ट्रेड करेंगे, बेच देंगे, और क्या होगा, WTB होगा तो भी बेच देंगे, लेकिन वही रेजिस्टेंस WTT होगा तो नहीं ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया रेजिस्टेंस साइड का स्टेटस बेचने के लिए। अब जब बेचेंगे तो सपोर्ट साइड का स्टेटस भी जानने की जरूरत है, तो सपोर्ट का स्टेटस देख लीजिए। क्या क्या होगा बेचते टाइम, ध्यान से समझिएगा, जब बेच रहे हैं और सपोर्ट WTB है तो चल जाएगा, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो भी चल जाएगा, सपोर्ट WTT है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगेन इसमें एक एक्सेप्शनल केस है। वो एक्सेप्शनल केस क्या है, स्क्रीन पे समझा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप बेचेंगे, मार्केट कहाँ चल रहा है, बेचने की प्राइस पे चल रहा है, यहाँ से आप बेच देंगे, ये आपका बॉटम है। यहाँ से अगर आप बेच रहे हैं तो ये तो आपके फेवर में हुआ। अभी हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस WTB होगा तो हमारे काम का है, लेकिन अगर सपोर्ट यहाँ तक WTT हो जाए जहां पे आपकी एंट्री लेवल बन रहा हो, यानी कि येलो कलर अगर यहाँ पे बन रहा होता, तो ये वाला बेचने वाला ट्रेड हम नहीं कर रहे होते। क्लियर, बस यही है जो आपको ध्यान रखना है ट्रेड करते टाइम, ठीक है। अब जब आप ट्रेड ले लेते हैं तो ट्रेड लेने के बाद वो मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसके लिए हमारे पास तीन चीजें होती है। हम क्या करते हैं, हम प्राइस,
विथ, यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, हम क्या करते हैं जब मार्केट में हमको एंट्री मिल चुकी होती है और जब हमारी पोजीशंस रनिंग में होती है, तब आप मुझसे पूछते हैं ना कि अब मार्केट किस डायरेक्शंस में जाएगा, कहाँ जा सकता है। आप समझिए, पोजीशंस लेने के बाद मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा उसको कैसे समझेंगे। देखिए क्या बोला मैंने, अगर आप ऑलरेडी एंट्री में हैं और एंट्री कर चुके हैं और अब आपको ये पता करना है कि अब मार्केट किस डायरेक्शंस में जाना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास है प्राइस। प्राइस को रीड करने की कोशिश करते हैं विथ वाई चेंज और वॉल्यूम। प्राइस विथ वाई चेंज प्लस वॉल्यूम, ये तीनों चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस, वाई एंड वॉल्यूम, ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। इसको समझने के लिए आपके पास 4 केसेस हैं। इसको समझने के लिए आपके पास 4 केसेस है। क्या क्या केस हो सकता है? पहला केस, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा हो और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा हो। एक केस ये हो गया। एक केस, सॉरी वॉल्यूम डबल डबल हो गया ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा हो, प्राइस भी बढ़ रहा हो, यह आपका पहला केस हुआ। दूसरा केस क्या, कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा हो, प्राइस भी क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो। यह आपका दूसरा केस हो गया। और क्या केस बनेगा? और केस ऐसा बन सकता है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा हो, लेकिन प्राइस जो है वो क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो। और क्या केस बन सकता है? और क्या केस बन सकता है? और केस बन सकता है कि वॉल्यूम इंक्रीजिंग है लेकिन ओपन इंटरेस्ट डिक्रीजिंग है और जो है वो प्राइस कैसा है, इंक्रीजिंग है। एक ऐसा भी केस आपका बन सकता है। तो ये अलग अलग तरीके की केसेस हैं जो केसेस डिसाइड करेगा कि मार्केट में डायरेक्शंस किस डायरेक्शंस में होगा। आप समझिए, पहला वाला केस मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पहला वाला केस क्या है कि वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी बढ़ रहा है और प्राइस जो है वो भी बढ़ रहा है। ध्यान से समझिए, ये आपकी ऑप्शन चेंज हो गई। यहाँ पे मान के चलिए आपका वॉल्यूम हुआ, यहाँ पे मान के चलिए आपका OI हुआ, ठीक है, और यहाँ पे मान के चलिए आपकी प्राइस हुई। मैंने क्या कहा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो, यानी कि यहीं कहीं वॉल्यूम, हाँ टोटल जितने भी केस हैं उन केस पे हम बात करेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो यानी कि वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा हो, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा हो यानी कि ये वाली प्राइस को क्या कर रहा हो, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हो, प्राइस भी ऊपर जा रहा हो, तो ये क्या कहलाता है, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल कहलाएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल कहलाएगा। आया समझ में? इस तरीके से, यानी कि मैक्सिमम बॉटम यही रहेगा, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको मैं आपको इन टर्म्स, मार्केट टर्म्स में समझाने की कोशिश करूं तो आपने काफी नाम सुने होंगे। क्या सुना होगा? क्या क्या होते हैं जरा बताइए। शॉर्ट बिल्डअप सुना है, शॉर्ट कवरिंग, और क्या सुना है, लॉन्ग बिल्डअप, और क्या सुना है, अनवाइंडिंग, 7 से 8 से, और क्या सुना है? इसके अलावा और कुछ सुना है क्या आप लोगों ने? इसके अलावा और कुछ सुना है क्या? और कुछ सुना है बताइए। यही ये टेक्निकल वर्ड्स हैं जो कंप्लीटली OI के स्टेटस पे बनाए गए हैं, जो कंप्लीटली OI के स्टेटस पे बनाए गए हैं। यानी कि OI जो है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों मोड में होती है। जब ओपन इंटरेस्ट निकल रहे होते हैं यानी कि ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा होता है, तब वहां पे अनवाइंडिंग्स हो रही होती है, ठीक है। और जब वहां पे ओपन इंटरेस्ट इंक्लूड हो रहे हो, इंक्रीज हो रहे हो, तब वहां पे ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप हो रहा होता है, यानी कि नए नए ओपन इंटरेस्ट मार्केट में आ रहे होते हैं। तो बेसिकली हम समझ यही सब रहे हैं, लेकिन बस इसके नाम है टेक्निकल्स,
वो शायद आप लोगों को मालूम नहीं हो, लेकिन आप मार्केट के डायरेक्शंस को इसी तरीके से पता कर रहे हैं। मैं आपको क्या बताती हूँ, यही चीज बताती हूँ। हम वहां पे वॉल्यूम्स देखते हैं, हम वहां पे ओआई देखते हैं, वॉल्यूम का डायरेक्शंस क्या है, ओपन इंटरेस्ट वहां पे कैसा बना हुआ है, और ओआई चेंज हम देखते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि वहां पे वो ओपन इंटरेस्ट इंक्लूड हो रहे हैं या फिर वहां से ओपन इंटरेस्ट निकल रहे हैं। इसी सारी चीजों पे हम लोग डिसीजंस ले पाते हैं कि अब मार्केट का जो रिवर्सल है वो स्ट्रांग होना है या वहां से वापस से रिवर्स होना है, राइट। तो यही चीज आपको पता चलती है कि जब आपने ट्रेड ले लिया है तो ट्रेड लेने के बाद मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। आ गया समझ। यही आपके लिए ओपन इंटरेस्ट की पूरी कहानी है। ये कहानी आपने सीख ली, समझ ली, तो आप बेहतरीन तरीके से ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे स्टॉक्स को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। आप समझिए ना, है क्या ऑप्शन चेन में, यही तो वर्डिंग है। ये एक वर्ड है आपके पास, वॉल्यूम एक ये वर्ड है ओआई, एक ये वर्ड है ओआई चेंज। बाकी क्या है, बाकी तो आईवी और थीटा और ग्रीक्स है जो आपको ऑप्शंस में ट्रेड करने में हेल्प करते हैं। हमारे काम के जो ट्रेंड डायरेक्शंस को पता करने के लिए वो क्या है, ये 3 टर्म्स हो सकता है, एक आईवी हो सकती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। तो हमारे लिए डायरेक्शंस पता करने के लिए यही टर्म्स इनफ है। एंड जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो इन टर्म्स के साथ साथ भी आपके लिए ग्रिक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ओआई ग्रीन है तो इसका मतलब है कि वो ओआई इंक्लूड हो रहा है। अगर यहाँ पे देखिए ये 917 ओआई है, तो कल के कंपैरिजन में यहाँ पे 917 ओआई आज नई एड ऑन हुई है। कल के कंपैरिजन में आज 917 ओआई नई इंक्लूड हुई है। आया समझ में। यानी कि 1020 जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उसमें से 917 नंबर घटा दीजिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कल कितनी ओआई थी और आज हमको इतनी ओआई मिली है। डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग डेडिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाती है, वहां पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। एक बार नहीं, आप मल्टीपल टाइम्स देखिए, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिस नंबर्स के साथ होगा उतना क्लियरिटी आपको मार्केट में मिलेगा, ठीक है। क्लियर। और कोई डाउट। अंकित सर आपका ओआई चेंज को लेकर डाउट हो गया क्लियर, और किसी को कोई डाउट जितना अभी हम लोगों ने बात किया उसमें से। नहीं, डेली याद रखने की जरूरत नहीं है। ओआई हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो हम उस पर नजर बना के रखेंगे, ठीक है। प्रणव सर इसी महीने से 30 से स्टॉक्स को देखना शुरू करेंगे। शिवम पांडे सर ये आपको खुद देखना पड़ेगा, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। एक्चुअल कैसे पता करें उसके लिए आपको हिस्टोरिकल देखना पड़ेगा। आज कितनी तारीख हो चुकी है, 4 तारीख। अभी आरवीएनएल स्टॉक हमारी स्क्रीन पे लगा है। आरवीएनएल का सपोर्ट हमको कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट डब्ल्यूटीटी दिखाई दे रहा है। तो अब इसको हमको पता करना है कि क्या सच में ये डब्ल्यूटीटी है या फिर ये येलो कलर से शिफ्ट होकर नीचे की तरफ ग्रीन कलर बनाया है। तो उसके लिए आपको हिस्टोरिकल देखना पड़ेगा। हिस्टोरिकल देखने के लिए जिस दिन से एक्सपायरी स्टार्ट हुई है उस दिन से लेकर 4 तारीख का डेटा आप देखेंगे, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि ये एक्चुअल में है या फिर शिफ्टिंग है, ठीक है। अंकित सर समझ में आया आपको कि कैसे पता करेंगे कि ये एक्चुअल है या फिर नेचुरल है। स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कतई नहीं करना है। क्यों जाना है उस डायरेक्शन में मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब वो सामने से आपको बोल रहा है कि मैं आपको पैसा यूज करने के लिए दे रहा हूं, कम पैसा देकर आप मुझसे पैसा बनाइए। पैसा बनेगा तो उसमें से कुछ पैसा मुझे देना पड़ेगा, लॉस होगा तो भी उसमें से कुछ पैसा आपको मुझे देना पड़ेगा। ऐसी डील जब आपको मिल रही है तो समझ में आना चाहिए ना कि सामने वाला सिर्फ आपको ऑफर देने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ओवरऑल नुकसान आपका है। तो काहे ऑप्शन करना है मुझे ये नहीं समझ में आता है। अंकित सर फर्स्ट आपको पहले समझना पड़ेगा कि कब हिस्टोरिकल देखना चाहिए, कैसे हम लोग शिफ्टिंग्स पे जानेंगे, कैसे हम ओआई का स्टेटस जानेंगे। जब आपको ये मालूम पड़ जाएगा तब जाकर हम सेलिंग के बारे में सीखेंगे, अभी नहीं। अभी सीखने जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, सारे स्टॉक्स में से कोई स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन जिन स्टॉक्स में ओआई अच्छी हो, वॉल्यूम अच्छा हो, वो स्टॉक हमारे लिए अच्छा
जिसमें ज्यादा बड़ी रेंज ना हो वो स्टॉक हमारे लिए अच्छा, जिसमें रेंज ज्यादा वोलेटाइल ना हो वो स्टॉक हमारे लिए अच्छा। बस अब ये कैसे पता चलेगा? ये जनरली हम जो स्टॉक्स में डिस्कशंस करते हैं वो स्टॉक्स तो है ही हमारे पास, लेकिन कुछ स्टॉक्स आप अपनी लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं जो आप डेटा देख रहे हैं उस डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब एक ही क्वेश्चंस को कितनी बार पूछते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से बताती हूँ। ध्यान से सुन लीजिए। हमारे पास कई तरीके हैं स्टॉक्स में ट्रेड करने के, ध्यान से सुन लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, पेन और पेपर लिख लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए और बार बार उसको रिवाइज करिए। हम लोग कई तरीके से स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। दो तरीके हमारे पास हुए, एक तरीका हुआ हमारे पास हम पोजिशनली स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, एक तरीका हमारे पास हुआ हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं। पोजिशनली ट्रेड करने के लिए सिर्फ हमको स्विंग के डेटा पे जाना पड़ेगा। पोजिशनल ट्रेड करने के लिए हमको एलटीपी स्विंग वाले डेटा पे जाना पड़ेगा। इंट्राडे ट्रेड करने के लिए हमको एलटीपी ब्लास्ट वाले डेटा पे जाना पड़ेगा। इंट्राडे ट्रेड करने के लिए हमको एलटीपी ब्लास्ट वाले डेटा पे ट्रेड करना पड़ेगा। एलटीपी ब्लास्ट में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है लाइव, एक ऑप्शन है AILTP। अगर आप लाइव वाले ऑप्शन पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप C1, P1, P2 और C2 वाले पे ट्रेड करेंगे, जिसमें स्टॉप लॉस आपको दे के रखा है, इसमें COA 1.0 इंक्लूडेड नहीं होती है। एक आपके पास है AILTP, दिस इज ऑल्सो फॉर इंट्राडे, ये पूरा डाइवर्जेंस के लिए ट्रेड होता है, जिसमें COA 1.0 इंक्लूडेड होता है। सिर्फ इतनी सी बात है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे तो आगे कब सीखेंगे? इसी में कंफ्यूज रहेंगे तो आगे कब सीखेंगे? आ गया कुमार सर आपको समझ में? तीनों बात आपको आई समझ में? स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और बोलिए। शिवम पांडे सर, मैं नहीं बताऊंगी SBI लाइफ के बारे में, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। और बताइए। और बोलिए। नहीं है, पिछले महीने के डेटा से ये महीने के डेटा से कोई लेना देना नहीं है। हमको अगर ट्रेड करना है तो हम इसी मंथ ट्रेड करेंगे। ठीक है। और बोलिए। दोनों तरफ हम देखेंगे विक्रांत सर। क्या आपको कॉल साइड में OI ऐड होती हुई नहीं दिखाई देती है? क्या आपको पुट साइड में OI निकलती हुई नहीं दिखाई देती है? तो लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप तो दोनों तरफ होगा सर। किस साइड बनता है ऐसा नहीं हो सकता ना, कॉल साइड भी बनेगा पुट साइड भी बनेगा। और बोलिए। पोजिशनल ट्रेड में ऑलरेडी यूएस के प्राइस नीचे चल रहा है तो अच्छी बात है, आपको प्राइस EOS -1 पे मिल रहा है, यानी कि ऑलरेडी एक डाइवर्जेंस नीचे OI शिफ्ट नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। और बोलिए। कुल भी नहीं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली फोकस ऑन डेटा। वॉल्यूम होना चाहिए, OI होना चाहिए बीच बीच में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि F&O में ब्लॉक हो जा रहा है, वरना ट्रैप हो जाएंगे। ट्रैप होंगे तो फिजिकल सेटलमेंट की बात जाएगी, फिजिकल सेटलमेंट की बात जाएगी तो जितनी क्वांटिटी आपके पास ऑप्शन में है उतने ही शेयर्स आपके पास होने चाहिए, उतना ही होना चाहिए। और जितना शेयर्स की बात आ जाएगी तो कैश में शेयर्स होना चाहिए, नॉट इन फ्यूचर। तो आपके पास बड़ा पैसा होना चाहिए, वो होगा नहीं तो पेनल्टी लगेगा 15% के आसपास। जितना रिटर्न्स नहीं मिलेगा उतना ट्रेप हो जाएंगे, तो स्पेशली राइटिंग करना है तो इस बात का बेहद ध्यान रखना पड़ेगा। और बोलिए। EOS -1 के भी नीचे है तो बहुत अच्छी बात है महेंद्र सिंह सर। नजर बना के रखेंगे, बस OI नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन आर्मेक्स पेन एंड आर्मेक्स गेन बेहद बहुत ही अच्छा
सवाल है आपका। मैक्स पेन आपका रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस होगा, गेन आपका रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। आर मींस रेजिस्टेंस, गेन मतलब प्रॉफिट, पेन मतलब दर्द यानी कि लॉस, गेन आपका हो जाएगा टारगेट, पेन आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। और बोलिए। बिल्कुल होगा शिवम पांडे सर, लेकिन बात ऐसी चल रही है कि रेपो रेट कम होने वाला है। रेपो रेट कम होगा तो मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ेगा, पैसे का फ्लो बढ़ेगा तो शायद हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और बोलिए। एफ एंड स्टॉक्स कहाँ से चेक करें, कहाँ से चेक करें एफ एंड स्टॉक? पूरा एलटीपी कैलकुलेटर एफ एंड स्टॉक्स में बना है सर, एलटीपी कैलकुलेटर पे है ही तो एफ एंड स्टॉक्स ना। और बोलिए। मैं आपको बता देती हूँ एफ एंड ओ में ब्लॉक कैसे होते हैं स्टॉक्स, इसका एक लिमिट होता है सर। यहाँ पे एक मार्जिन लिमिट होता है एमआरपीएल के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना भी फ्री फ्लोट मार्केट शेयर है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये कैलकुलेशंस तो आप कर नहीं पाएंगे लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। मार्केट में पर्टिकुलर कंपनी का जितना भी फ्री फ्लोट मार्केट शेयर है, उसका सिर्फ मार्केट में 20% तक ओआई बिल्डअप हो सकता है। उसका सिर्फ 20% तक, फ्री फ्लोट का 20% तक ही मार्केट में ओआई बिल्डअप हो सकता है। सपोज अगर 1 करोड़ शेयर है मार्केट में फ्री फ्लोट, तो 20 लाख तक का ही ओआई बन सकेगा। अब उसमें भी क्या होता है कि 20 लाख तक के ओआई में एक मार्जिन होता है कि अगर स्टॉक 90% तक या 95% तक ओआई बिल्डअप हो जाती है, तो वो इस स्टॉक में ओआई बनना बंद कर देते हैं, यानी कि वो स्टॉक हो जाता है एफ एंड ओ में बैन। अब वो एफ एंड ओ में बैन, आप फ्री फ्लोट तो मालूम नहीं करने जाएंगे कितनी ओआई होनी है मैक्सिमम, ये तो मालूम नहीं करने जाएंगे, तो सिंपली एनएसई पे सर्कुलर आता है डेली बेसिस में सुबह में 9:15 पर एफएनओ का बैन लिस्ट का। वो स्टॉक को जाकर आप चेक कर सकते हैं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन से स्टॉक बैन है आज के दिन। लेकिन जनरली कुछ ही स्टॉक्स हैं जो एफएनओ में बैन हो जाते हैं, बाकी जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा वॉल्यूम दिखाई देता है, जिनका अच्छा मार्केट कैप है, वो जनरली ब्लॉक नहीं होते हैं। जैसे एक्स्ट्रल बहुत कम ओआई है, बैन हो सकता है। सन टीवी था, बहुत ब्लॉक हो जाता था, ग्रेनुअल्स नहीं। एक और बी सॉफ्ट, बी सॉफ्ट स्टॉक था, वो भी जनरली एफ एंड ओ में बैन हो जाता था। आरती इंडस्ट्री एक बारी जब फॉल हुआ, फॉल होने के बाद फिर वो भी एफ एंड ओ में बैन होने लगा। तो ऐसे स्टॉक्स बैन हो जाते हैं, तो यही कैलकुलेशन है बैन होने का। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आप ट्रैप होने से बच जाएंगे। और बोलिए। समझिए इसको इस तरीके से कि मार्केट में ट्रेड करने के कई अलग अलग तरीके हैं। जैसे कोई टेक्निकल पे काम करता है, कोई टेक्निकल में कैंडलस्टिक पे काम करता है, कोई इंडिकेटर्स पे काम करता है। सिमिलर एलटीपी कैलकुलेटर में इंट्राडे में ट्रेड करने के दो तरीके सर ने दिए हैं। इंट्राडे में ट्रेड करने के दो तरीके सर ने दिए हैं, एक लाइव करके दिया हुआ है, एक एआई एलटीपी करके दिया है। लाइव का लाइव के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस होगा, एआई का एआई एलटीपी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस हो गया। आ गया समझ? दोनों अलग अलग तरीके हैं इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, दोनों के अपने अपने रूल्स हैं, दोनों के अपने 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 अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस है, ठीक है। आ गया समझ? जिन स्टॉक्स में अच्छा वॉल्यूम होता है, अच्छी ओआई होती है। अब आप बोलेंगे अच्छा क्या होता है? अच्छे में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए पता है? आपको सिर्फ पका पकाया बस, आपको सीखना नहीं है, बस आपको बोल दिया जाए ये स्टॉक है, इसमें ट्रेड कर लो, ये खरीद लो, ये बेच दो। थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना सीखने में। अगर इंडिपेंडेंट बनना है, खुद से ट्रेड करना है, तो टाइम देना पड़ेगा ना। और टाइम देने के लिए, ये सारी चीजें सीखने के लिए कि कौन से में अच्छा वॉल्यूम बनेगा, किसमें अच्छी ओआई बिल्डअप होती है, कौन सा एफएनओ में ब्लॉक होता है, उसके लिए आपको नजर बना के रखनी पड़ेगी। नजर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक दिन देखा, 2 दिन देखा और आपने समझ लिया कि ऐसा ही होता है। नहीं भाई, आपको 3 महीना 6 महीना देना पड़ेगा उस डेटा को ऑब्जर्व करने में। जितना ज्यादा आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा, क्लियरिटी आपकी उतनी ज्यादा इजी होती चली जाएगी, ठीक है। आई बात समझ अभी आपको?
नहीं कर पाएंगे। अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो फिर ब्रोकर के पास सौदा चला जाएगा। ब्लॉक होने के बाद जब सौदा ब्रोकर के पास जाएगा तो ब्रोकर एक्सचेंज पे ढूंढने की कोशिश करेगा कि अगर आप उस पोजीशंस को बाय कर रहे हैं तो कोई सेलर अवेलेबल है या नहीं। एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंज नहीं होता है तो ट्रेड को कन्वर्ट करेगा। ऑप्शन में ट्रेड है तो वो कैश में खरीदारी करने की कोशिश करेगा, शेयर्स को सफल करने की कोशिश करेगा। और यही शफलिंग फिजिकल सेटलमेंट में होती है। ठीक है, चलिए, बहुत सारी बातें हमने की है, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये वाली क्लास। अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छी क्लैरिटी आपकी ओआई पे बनेगी। प्लस जो हमने अलग अलग सिनेरियोज की बात की है, टोटल 8 10 15 जितने भी वो अलग अलग सिनेरियोज बन रहे हैं डायरेक्शन को समझने के लिए, वो हम एक बार नोट कर लेते हैं। नोट करके 1 बाय 1 उसको प्रैक्टिकली उन सिनेरियोज को समझा जाएगा। ठीक है, तो कल हम उन्हीं सिनेरियोज को समझेंगे। आप अपने डाउट्स बाकी के लिख कर रखिए, तो उन डाउट्स पे भी आगे फिर बात की जाएगी। ठीक है, चलिए फिर क्लास एंड कर देते हैं यहीं पे। फिर मिला जाएगा सेम टाइमिंग पे कल। अपने डाउट्स रेडी रखिएगा और प्लीज पेन और पेपर आप नोट डाउन करके रखिए। आप समझिए, आप एक क्वेश्चन को हमसे 10 बार पूछेंगे, मैं बकायदा आपको 10 बार आंसर करूंगी, लेकिन वो आपको याद नहीं रह पाएगा। लेकिन जिस दिन आपने वो डाउट अपनी कॉपी में लिखा, उस डाउट का आपने कॉपी में सॉल्यूशन लिखा, तो आपको 10 बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 बार 3 बार में ही आप वो आंसर को समझ जाएंगे। तो समझिए, आपका मेहनत इस प्रोसेस में कम लग रहा है, समझना आपके लिए ज्यादा आसान हो जा रहा है। तो ज्यादा मेहनत वाला काम क्यों करना है, स्मार्ट वर्क करिए ना। इसलिए कल से पेन और पेपर रेडी रखिएगा, ताकि आपको उतना परेशानी ना झेलना पड़े। ठीक है, बिल्कुल ये वाली वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। ठीक, फिर क्लास यही एंड करते हैं, फिर कल मिला जाएगा सेम टाइमिंग पे।